हेलो एवरीवन। तो आप लोग को पता होगा कि एम्स में साइंटिस्ट पोजीशन के लिए फॉर्म्स जो है वो निकल चुके हैं। आज हम बस यहाँ पर इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट कब है, कहाँ से फिल करना है, कैसे करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको देखना है कि क्या फॉर्म है, कितनी फीस है, क्या एग्जाम में आएगा, क्या सिलेबस है, ये सब अब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चल। एम्स में साइंटिस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुके हैं। रेसा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर साइंटिस्ट एट एम्स वो आपका निकल चुका है। ये फॉर्म निकला था 15 जून को। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। अगर आप देखिए यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये विजिबल होगा सभी को। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट इसकी है 14 जुलाई। 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 14 जुलाई लास्ट डेट है। दिल्ली में होंगे, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे ये एंट्रेंस के सेंटर पड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर होगा। एनओसी अगर कोई भी जो वर्किंग है, ऑफ कोर्स आप से सभी लोग, मोस्टली लोग जो हैं वर्किंग होंगे। अगर आप गवर्नमेंट किसी का कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी सबमिट करनी होगी, और एनओसी सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई 2026 होती है। तो इसका मतलब जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो आरए कर रहे हैं, उनको भी एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी, जिसकी लास्ट है 21 जुलाई। मतलब काफी टाइम है, आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी अगर आप देखेंगे, जो एग्जामिनेशन फी है बच्चों के लिए, जर्नल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फी 3000 रुपए है, और जबकि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस 2400 है। ठीक है, एम्स की इतनी ही होती है। अभी साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था, वन टाइम एग्जामिनेशन फी होती है। तो ये आप फिल करा जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये आप कर सकते हैं। अगर आपको एम्स का, अगर आप ये देखेंगे कि आपको ये, अगर मैं इसको यहाँ से, ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एम्स में यहाँ पे जनरल कंडीशंस यहाँ पे आप आएंगे, तो देखो फॉर्म भरना बहुत इजी है। आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है, आपको अपना कैंडिडेट लॉगिन करना होगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, फीस सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कब है लास्ट डेट, 14 जुलाई 2026। ये आपकी लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको फॉर्म फिल करना है, वो भी 5 बजे तक। इसके बाद कोई एक्सेप्टेंस नहीं है फॉर्म की। आपको ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एनओसी, मैंने आपको बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी से आपको फंड मिल रहा है, तो आपको एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी। बट चिंता मत कीजिए, एनओसी सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है, आप वो कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जनरली जो मिला है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का मिला है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का मिला है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का। इस तरह से जो है मिला है एज रिलैक्सेशन। बहुत सही है ये एज रिलैक्सेशन, बट जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स में होता है जब आप फॉर्म भरते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन एम्प्लॉयज साइंटिस्ट, क्योंकि 2 पोस्ट निकली हैं, साइंटिस्ट 1 एंड साइंटिस्ट 2 पोस्ट, उसी में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकली है। अगर आप इसमें देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिविलियन एम्प्लॉयज, उनके लिए अलग तरह से, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है, चाहे वो जनरल हो, जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, ठीक है, 5 ईयर्स का है, डिपेंड करता है ऑफकोर्स। बाकी की उसके अंदर आपको फॉर्मेलिटीज जो है वो देखनी पड़ेंगी। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट वही, ये आप कर सकते हो। जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना है वो है कि सिलेबस, कि पेपर का सिलेबस क्या है। तो लेट्स डिस्कस कि पैटर्न क्या है और एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है। ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो ये आपका एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टेज 2 में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एंड स्टेज 3 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, पेन एंड पेपर वाला ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, देखिए स्टेज 1 आपका रिटर्न या सीबीटी टेस्ट होगा। स्टेज 2 में स्क्रीनिंग होगी, जो भी एलिजिबल होंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है कि वो एलिजिबल भी हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें होगी। और स्टेज 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके आपको आंसर लिखने होंगे।
स्टेज 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 सेक्शन होंगे इसमें, 100 एंड 100 के। 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके आएंगे कहाँ कहाँ से? 100 क्वेश्चन देखो आपके इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस से, या आपके आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, बेसिक रिसर्च से, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से आ गए, बेसिक रिसर्च जो होते हैं, जैसे कि बेसिक स्टैट्स हो गए, ये सेंसिटिविटी हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपके आ जाएंगे बेसिक कि जो अभी इवन आपने देखा होगा एनसीआर साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस या डीबीटी का जो सिलेबस था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, आपको स्टैट्स पूछ ली जाती है, रेट्स रेशियो आपको पूछ लिया जाता है कि सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, ये आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। आपसे पूछ लिया जाए ट्रायल्स क्या होते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है, आपसे पूछ लिया जा सकता है अबाउट रैंडम ट्रायल, रैंडमाइज ट्रायल आपसे पूछ सकते हैं, इन सब के बारे में। मोटिलिटी क्या होती है, मोटिलिटी के वही आपको बताना है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे, CFR क्या होता है, केस फर्टिलिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज रेट क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में आते हैं। बाकी जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई होगा, अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी में भर रहा है या कोई ऑन्कोलॉजी में भर रहा है, उस पर मैटर करता है। एक +1 मिलेगा आपको करेक्ट का, और -1/3 आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पे ये मेंशन भी है कि 100 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टूल, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और अवेयरनेस से आएंगे, जबकि 100 क्वेश्चन जो है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उससे आएंगे। जो आपका 2 है, मतलब कि स्टेज 2 पे पहुंचने के लिए इस रिटर्न टेस्ट में जनरल को 50% एंड कैटेगरी ओबीसी, SC, ST, PWD को 45% एटलीस्ट चाहिए, ताकि आप स्टेज 2 में पहुंच सके। स्टेज 2 क्या है? स्क्रीनिंग होगी, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनके जो भी उन्होंने अपना दिखाया है डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा, एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें चेक की जाएगी। जो भी क्वालिफाइड होंगे स्टेज 2 में वो फाइनली जाएंगे थर्ड स्टेज, TWT, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव आपका जो रिटन टेस्ट होगा ना, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट आपका होगा ऑफलाइन, पेन एंड पेपर टेस्ट होगा। ये यहाँ पे मेंशन भी है कि पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में ये आपका पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे रियल लाइफ सिनेरियो से, रियल लाइफ लैब सिनेरियो से रिलेटेड, ठीक है। आपके पूछा जाएगा कि कैसे कोई प्रॉब्लम हो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेज 3 में आएंगे। देयर इज नो इंटरव्यू। अगर आप स्टेज 3 में आपके मार्क्स आ जाते हैं, आप हाईएस्ट स्कोर करते हैं, देन यू विल बी क्वालिफाइड, यू विल बी एक्चुअली सिलेक्टेड। ओके, नो इंटरव्यू स्टेज है। नेक्स्ट ये इसमें है कि अगर कोई रेजोल्यूशन है, प्रिपरेशन ऑफ मैरिट, अगर किसी का हो सकता है कि टाई हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर किसी का फाइनल स्टेज में भी भाई टाई हो जाता है, इक्वल नंबर आ जाते हैं, तो वो ये चेक करेंगे कि स्टेज 1 और स्टेज 3 में टोटल मिला के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये चेक किया जाएगा, स्टेज 3 और स्टेज 1 के मार्क्स चेक करेंगे, फिर वो देखेंगे, ठीक है भाई, जिसके ज्यादा है उसको लिया जाएगा, ये रूल है। उसके अलावा जो आपको देखना है यहाँ पर ये है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको जैसे बताया, साइंटिस्ट 2 एंड साइंटिस्ट 1 2 पोस्ट के लिए है यहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में। देखिए साइंटिस्ट 2 जैसे कि डिपार्टमेंट है, स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट जो है एम्स न्यू दिल्ली का, 45 ईयर्स इसकी एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी में वो उनको है, बट जर्नल के लिए 45 ईयर्स है, पे लेवल 11 है। आपको उसमें PhD होना चाहिए स्टेटिस्टिक या बायोस्टेटिस्ट में। प्रेफरेंस वो दे रहे हैं कि ठीक है अगर आपको एक्सपीरियंस है, बट वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास PhD है स्टैटिस्टिक या बायोस्टेटिस्टिक में, दैट्स इट, यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजी वालों की जिनके पास PhD है जेनेटिक्स में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, दे कैन अप्लाई फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी। मेडिकल फिजिक्स, अगर जिनके पास PhD है मेडिकल फिजिक्स में, या उनके पास आफ्टर MSc, जिसने MSc किए हैं मेडिकल फिजिक्स में और उसके पास डिप्लोमा है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेडिकल फिजिक्स वालों के पास PhD की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा अगर है MSc के बाद, यू कैन अप्लाई फॉर साइंटिस्ट 2 पोजीशन।
साइंटिस्ट 2 की बात हो रही है, 1 की नहीं, ये 2 की कैटेगरी है। एंडोक्रिनोलॉजी जिसकी बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी है, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रिनोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अगर इनमें से किसी में भी, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिजियोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपकी पीएचडी है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, प्रेफरेंस अगेन इसमें लिखा है कि आपका ओमिक्स में होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपका चलेगा। नेक्स्ट पोजीशन है इमरजेंसी मेडिसिन में। आप देखोगे पीएचडी अगर आपकी बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी या फिजियोलॉजी में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन, कम्युनिटी, ये बेसिक मेडिसिन, अगर कम्युनिटी मेडिसिन में आपको अप्लाई करना है तो पीएचडी पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी मेडिसिन में होना चाहिए। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रेफरेंस लिखी है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर अगर आपको इमरजेंसी मेडिसिन, यहाँ पे हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, अगर आपको हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में करना है तो पीएचडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। अगर आपको इम्यूनोलॉजी इन बेसिक साइंस, अगर आप अप्लाई कर सकते हो इम्यूनोलॉजी बेसिक साइंस पोस्ट पर, अगर आपकी पीएचडी है बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी या मेडिसिन में। ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बेसिक साइंस में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी पीएचडी है लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या फिजियोलॉजी में। आप फॉरेंसिक में अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी पीएचडी फॉरेंसिक साइंस में है। आप एनसीआई झज्जर, ये सारे जो थे ना एम्स न्यू दिल्ली में थे, एक्चुअली में एनसीआई झज्जर, ये एम्स न्यू दिल्ली का पार्ट है बट झज्जर एरिया में है, हरियाणा के। यहाँ पे बायो बैंकिंग में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास पीएचडी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, इसी तरह के, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में है खाली, वो भी चल जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आपके पास पीएचडी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी, अगर वही झज्जर के सेल कल्चर फैसिलिटी में आपको अप्लाई करना है तो बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेज में आपके पास पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में अगर आपको अप्लाई करना है तो किसी के पास भी क्लिनिकल ट्रायल्स में पीएचडी है, क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी है या इक्विवेलेंट, अगर किसी की पीएचडी में क्लिनिकल रिसर्च का टॉपिक है, वो भी अप्लाई कर सकता है या कर सकती हैं ऑफकोर्स। जीनोमिक्स में अगर आपको अप्लाई करना है एनसीआई झज्जर, क्योंकि अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग एनसीआई झज्जर तो हरियाणा में है, एम्स न्यू दिल्ली का ही पार्ट है, वहां पे होगी। पीएचडी आपको अगर है बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेज में। सिमिलरली एनएमआर में अगर आपको अप्लाई करना है तो पीएचडी आपकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, लाइफ साइंसेज में होनी चाहिए, लेकिन आपने एनएमआर या एमआरआई एज अ टूल यूज किया होना चाहिए अपनी पीएचडी में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिक्स, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जो एम्स का है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी पीएचडी होनी चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, जीनोमिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसा सुना है, उनको लग रहा है अरे इसमें तो एक्सपीरियंस चाहिए, प्रेफरेंस में लिखा है, तो वो प्रेफरेंस है, वो बस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपका क्लियर हो जाता है फर्स्ट एग्जाम आपका स्टेज 1 तो स्टेज 2 में आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। इतनी तो हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो निकाल देंगे आपको। सिर्फ प्रेफरेंस लिखा है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म है, प्राइवेट या टेम्पररी पोस्ट का नहीं है। साइकोलॉजी में अगर आपको करना है तो पीएचडी साइकोलॉजी में आपको होना चाहिए। रिमेटोलॉजी में करना है तो लाइफ साइंस, रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको करना है एम्स के, तो लाइफ साइंसेज में पीएचडी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ओके अच्छा, हाँ, सो ट्रांसप्लांट इन इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स में करना है तो पीएचडी आपकी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक किसी में भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है साइंटिस्ट 2 पोजीशन है सीआरयू, आप एक बार देखेंगे सीआरयू बायोस्टैटिक्स में अगर आपको करना है तो बस आपको इसमें है जरूरी, आप देखेंगे कि पीएचडी होनी चाहिए, इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इसमें आपके पास पेपर भी होना चाहिए, पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस अगर होता है तो वो भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस नहीं लिखा है, तो यहाँ अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई ना करें। सिमिलरली सीआरयू क्लिनिकल ट्रायल्स में यहाँ पर भी दे हैव मेंशन कि पीएचडी होनी चाहिए जिसमें आपने क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट किया हो, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, एक आपके पास पेपर होना चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में। अगर आपके पास पीएचडी है तो हमारी कंट्री में वैसे भी रूल है कि आप पीएचडी सबमिट ही नहीं कर सकते अगर आपके पास पेपर नहीं है, ठीक है।
एक और अगर ईयर का एक्सपीरियंस है पोस्ट पीएचडी, ठीक है, ड्यूरिंग अगर आपको 2 साल का ये जो दिया हुआ है ना कि भाई 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्यूरिंग योर पीएचडी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर 1 साल आपके पीएचडी के बाद होना चाहिए, या किसी की पीएचडी अगर क्लिनिकल रिसर्च में है तो इंक्लूडिंग वही 2 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग पीएचडी लिखा हुआ है, एक पेपर होना चाहिए, 1 साल का पोस्ट पीएचडी रिसर्च होना चाहिए, या ये जो पोस्ट है आपकी CRU क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर डीएम जिसने किया हुआ है या MD/MS MDS किया हुआ है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। डीएम अगर किसी ने किया है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में तो उन्हें बस एक पेपर अगर उनके पास है एज फर्स्ट ऑथर या जॉइंट फर्स्ट ऑथर या कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो अप्लाई कर सकते हैं। MD/MS MDS किसी ने किया हुआ है किसी भी क्लिनिकल सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको पेपर होना चाहिए और पोस्ट डिग्री उनको 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। CRU एपिडेमियोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में सेम यहाँ पर भी ना देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर PhD एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी मेडिसिन सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ में होनी चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस ड्यूरिंग PhD चलेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 वे पेपर होना चाहिए और 1 साल का आफ्टर PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। या MD/MS MDS वाले जिसने भी की हुई है ये डिग्रीज है आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल एक आपके पास पेपर होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट क्वालिफाइंग डिग्री रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड एनालिटिक्स में अगर किसी को अप्लाई करना है, PhD अगर आपकी होगी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डेटा साइंस, ठीक है, इसमें आपकी फीडर डिग्री जो होगी वो आपकी मास्टर्स जो होगी वो कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग या फिजिकल साइंस में होनी चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस जो है ना वो देखेंगे आपको 2 साल का होना चाहिए, उसमें PhD इंक्लूडेड है, एक आपका पेपर होना चाहिए, इसके अलावा पोस्ट PhD 1 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। ये है साइंटिस्ट 1। यहाँ पे जो साइंटिस्ट 2 में आपने देखा होगा PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं, साइंटिस्ट 1 में इवन मास्टर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास PhD की डिग्री नहीं है। अगर आप सिर्फ अभी PhD कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट 1 में बायोस्टेटिस्टिक के लिए किसी को अप्लाई करना है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए सिर्फ बायोस्टैट्स में। अगर किसी को बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई करना है मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट या बायोइन्फो में होनी चाहिए। अगेन ये सारी चीजें प्रेफरेंस है, ये सब प्रेफरेंस लिखा हुआ है ये सारा। हाँ ये सब जो लिखा हुआ है ना ये सब प्रेफरेंस है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है, आप ये याद रखेंगे। कोई भी ऐसे मत आप सोचिए कि अरे हम तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायोस्टैट्स में अगर आपको सीट पर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की, बायोस्टैट्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डेटा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके प्रेफरेंस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी सीट पर करना है बायोटेक डिपार्टमेंट में ही तो फर्स्ट क्लास बायोटेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की एंड देन यू कैन अप्लाई। अगर आपको ऑन्कोलॉजी में आपको अप्लाई करना है तो फर्स्ट क्लास MSc होनी चाहिए मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्री नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में। अगर आपको गेस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में करना है तो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। MSc अगर आपने करी हुई है ना लाइफ साइंस क्लिनिकल रिसर्च बायोटेक बायोकेमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। NCI झज्जर के बायो बैंकिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास सिर्फ मॉलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में MSc की डिग्री होगी, काफ़ी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपको करना है तो फर्स्ट क्लास MSc की डिग्री होनी चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। सेल कल्चर फैसिलिटी साइंटिस्ट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेस में होनी चाहिए MSc डिग्री। न्यूक्लियर मेडिसिन में अगर आपको अप्लाई करना है इसमें है कि MSc आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट क्लास न्यूक्लियर मेडिसिन में। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मेडिसिन में होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से RSO लेवल सर्टिफिकेट लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय AERB। ये इसमें एक कंडीशन है, वो आपको जिसने भी ये किया हुआ है उसे वो देखना होगा कि पता होगा कि यूनिवर्सिटी उनकी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर आपको बायोइन्फो में करना है NCI झज्जर में तो मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए
बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इम्यूनोलॉजी, स्टेम सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर मेडिसिन में। सिमिलरली अगर आपको सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में करना है तो फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, लाइफ साइंस, इम्यूनोलॉजी, सो बेसिकली स्टेम सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में होनी चाहिए आपके पास। बहुत सारी सीट है। सिमिलरली इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी की भी सेम एमएससी में फर्स्ट क्लास आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल फिजिक्स में आपकी एमएससी होनी चाहिए, मेडिकल फिजिक्स में या इक्विवेलेंट। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी में आपकी एमएससी में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। zoology, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज एंड एम्ब्रियोलॉजी, इनमें से किसी में भी चलेगी। फार्माकोलॉजी अगर आपको डिपार्टमेंट में करना है तो मेडिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट इसी तरह की किसी डिग्री में आपको मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। रेडियो डायग्नोसिस में अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, यू कैन अप्लाई। ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोजेनेटिक्स में अगर आपके पास फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, लाइफ साइंसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कितनी सीट्स है। देखिए एम्स में जब ये साइंटिस्ट की पोजीशन निकलती है तो बहुत सारी सीट्स नहीं होती है, 1 या 2 सीट आपको मिलेगी हर डिपार्टमेंट में टोटल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो स्टैटिस्टिक है इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए देखिए यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स साइंटिस्ट 2 में सिर्फ 1 सीट है, वो भी कहाँ पर, टोटल 1 सीट है एससी की, एक एससी की सीट है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 1 सीट है अनरिजर्व की। मेडिकल फिजिक्स में 1 अनरिजर्व सीट है और 1 एसटी की, तो टोटल 2 सीट है। ओके एंडोक्रिनोलॉजी में 1 सीट है एससी सीट पर और टोटल 1 सीट है। मेडिसिन बेसिक साइंसेस में 1 सीट है ओबीसी की। कम्युनिटी मेडिसिन में 1 सीट है सिर्फ एससी की, ठीक है। 1 सीट यहाँ पर अब आपको मिलेगी अनरिजर्व्ड इम्यूनोलॉजी एंड बेसिक साइंसेस में। ये आपको जरूर चेक करना होगा कि कौन सी सीट, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है अप्लाई करने से पहले। अगर आप ओबीसी उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिजर्वेशन में हैं और ओबीसी से या आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बिफोर अप्लाइंग प्लीज चेक। अनरिजर्व ऑफकोर्स अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो हर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको पता ही होगा। बट आई बिलीव कि बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मौका मत जाने दीजिए और अप्लाई कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ देखें सीआरयू क्लिनिकल ट्रायल्स में 2 सीट है, एक अनरिजर्व और एक एसटी में, तो अनरिजर्व में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये साइंटिस्ट 1 के पोजीशंस थी, टोटल ज़्यादा पोजीशंस ना निकली नहीं है अगर आप देखेंगे इवन साइंटिस्ट 1 में भी। बट मैं तो यही कहूँगी कि अप्लाई कीजिए, पढ़े और हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे अब हम कंटिन्यू करेंगे, मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।